गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़। हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस क्यों करते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस ईयर की स्टडी में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज़ विल बी एनलार्ज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो अगर हम जितना पार्टिकल साइज़ किसी ड्रग का कम करेंगे उतना ही सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के बारे में या उस विषय पे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका पार्टिकल साइज़ एंड स्पेशली पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आर इम्पॉर्टेंट टू द कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेनुलेशन। Second point, the equipment chosen can yield the desired throughput while controlling the particle size and size distribution of a granulation. Means particle size और उसका distribution बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेनुलेशन की प्रोसेस के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड equally sized distribution for granulation of that particular powdered form drug with their excipients. Third point is compression factors that may be affected by the particle size distributions are flowability, compressibility, uniformity of tablet weight, content uniformity, tablet hardness and tablet color uniformity. कंप्रेशन फैक्टर्स जो अफेक्ट हो सकते हैं पार्टिकल साइज़ के कम ज़्यादा होने से, वो कुछ फैक्टर्स इस प्रकार है जैसे कि फ्लोएबिलिटी हो सकती है, कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें पार्टिकल साइज़ की वजह से अफेक्ट हो सकती हैं। मान लो कि अगर पार्टिकल साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, जिस तरीके का हमें रेफरेंस में दिया गया था और उस हिसाब से अगर वो पार्टिकल का साइज़ नहीं है तो फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है वो भी अफेक्ट होगा। इसके अलावा वेट वेरिएशन टेबलेट में आ जाएगा और यूनिफॉर्मिटी जो कंटेंट है उसका वो भी, जैसे समझ लो कि एक्सिपिएंट प्रॉपर वेट में या प्रॉपर साइज़ में नहीं आ पाया उस 500 mg या 1 ग्राम की टेबलेट में, तो वो डिपेंड करता है सीधा आपके पार्टिकल साइज़ के ऊपर। यदि पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है तो दूसरे अदर एक्सिपिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किए हैं वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाते। इसके अलावा टैबलेट हार्डनेस भी अफेक्ट हो सकती है और टैबलेट का कलर भी अनयूनिफॉर्म हो सकता है। ये देखिए, कंप्रेशन फैक्टर्स जो जो अफेक्ट हो सकते हैं वो है फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, टैबलेट कलर यूनिफॉर्मिटी, टैबलेट हार्डनेस, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट वेट। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो पार्टिकल साइज़ के कम या ज़्यादा होने से अफेक्ट कर सकती है प्रोडक्शन रेट को या फिर हमारे प्रोडक्ट को। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इस प्रकार है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर पार्टिकल साइज़। अगर कोई पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मीन्स टू लार्ज पार्टिकल साइज़, देन द प्रॉब्लम ऑकर्स विल इनसफिशिएंट फिलिंग ऑफ द डाई कैविटी विच विल लीड टू फर्दर वेट वेरिएशन। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फॉर कलर्ड ग्रेनुलेशन कोर्सर द ग्रेनुलेशन मॉटलिंग विल बी अपीयर्ड। थर्ड प्रॉब्लम जो कि एनकाउंटर होती है मोस्टली, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल हो जाता है तो फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी में भी जो है उसका दिक्कत आना चालू होती है और बहुत ज़्यादा डस्ट बनने लगती है। यदि पार्टिकल साइज़ को हम माइन्यूट से भी माइन्यूट क्वांटिटी में ले गए तो वो फिर जो है पार्टिकल साइज़ कम और डस्ट ज़्यादा बन जाता है, जिससे कि वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम टैबलेट में आ सकती है। इसके अलावा कैपिंग हो सकती है। कैपिंग मीन्स इट आल्सो ऑकर्स इफ स्पीड ऑफ द प्रेस इज इंक्रीज्ड। अब हम जो है इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं पार्टिकल साइज़ के रिडक्शन के लिए, तो कुल जो है 4 प्रकार के यहाँ पर मैंने एनालिस्ट किए हैं इक्विपमेंट जो कि पार्टिकल साइज़ रिडक्शन का काम करते हैं, जो मेनली कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो पहला जो है हम इसके बारे में समझते हैं, पार्टिकल साइज़ रिडक्शन ऑफ द ड्राइड ग्रेनुलेशन ऑफ प्रोडक्शन साइज बैचेस कैन बी कैरीड आउट बाय पासिंग ऑल द मटेरियल थ्रू ऑक्सीलेटिंग ग्रेनुलेटर, सेकंड हैमर मिल, थर्ड मैकेनिकल सेविंग डिवाइस और फोर्थ स्क्रीनिंग डिवाइस। ये आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज्ड होते हैं फॉर्मुलेशन के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे टेबलेट के पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए।
तो यहाँ पर इक्विपमेंट का सिलेक्शन किस प्रकार करना चाहिए इंडस्ट्री लेवल पे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पॉइंट समझेंगे। Equipment selection. Equipment selection is based on the characteristic of unmild granulation. Second point, to determine the particle size distribution of the granulation, series of stacked sieves of decreasing mesh openings is used. इस प्रकार का इक्विपमेंट यूज्ड हमें करना चाहिए या इस प्रकार का इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि उस अनमिल्ड ग्रेन्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वहाँ पर परिपक्वता के साथ उपयोग हो। दूसरा, जो द परसेंटेज ऑफ सैंपल विच इज़ रिटेन ऑन अ स्क्रीन गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। जो भी सैंपल को आपको या जो भी प्रोडक्ट को आपको ग्रेनुलेशन के लिए फर्दर आगे कंडक्ट करना है, तो वो इक्विपमेंट में जिस इक्विपमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पार्टिकल साइज़ इस प्रकार से इस परसेंटेज में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और इक्वली पार्टिकल साइज़ का रिडक्शन हो, ये भी हमें प्रोफाइल पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। अब इक्विपमेंट को कंट्रोल हम कैसे करेंगे या पार्टिकल साइज़ की रिडक्शन की साइज़ को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, किन किन फैक्टर्स को पहले मेज़र किया जाता है, तो वो है सबसे पहला स्पीड ऑफ द मिल विल बी द फर्स्ट फैक्टर विच विल हेल्प टू रिड्यूस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन अ कंट्रोल वे। Second, rate of material feed, and the third is type of equipment used. Okay, these three main factors are responsible for the equipment used in industry for better experience of particle size reduction in their production unit. सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि ऑक्सीलेटिंग ग्रेनुलेटर। तो ऑक्सीलेटिंग ग्रेनुलेटर क्या होता है? ऑक्सीलेशन के नाम से ही हमें ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है कि ये किसी पेंडुलम की तरह से जो है उस इक्विपमेंट में मूव करता होगा, ऑक्सीलेट करता होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू स्क्रीन ड्राइड ग्रेनुलेशंस। इट विल वर्क वेल व्हेन द ओवरसाइज पोर्शन ऑफ द ग्रेनुलेशन लम्प्स और एग्लोमरेट्स इन नॉट टू हार्ड। जैसे कि कुछ डल्ले बन गए या एग्लोमरेट्स बन गए या लम्प्स बन गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रेनुलेशन, तो वो अगर हार्ड नहीं है, थोड़े से लिक्विड फॉर्म में है, हाँ, तो वर्क वेल व्हेन द ओवर साइज पोर्शन ऑफ द ग्रेनुलेशन लम्प्स और एग्लोमरेट्स इन नॉट टू हार्ड। यदि वो डेंस है या कुछ लिक्विड प्रपोर्शनल्स उसमें है या कुछ मॉइस्चर कंटेंट उस बल्क में है या लम्प्स में है या एग्लोमरेट्स में है या उस डल्ले में है, तो उसको सबसे पहले जो है कुछ हीट करना होता है ताकि वो कुछ लिक्विड मटेरियल या मॉइस्चर कंटेंट जो इवापोरेट हो जाए और वो इजीली ब्रेक होकर पर्टिकुलर या प्रिफर्ड पार्टिकल साइज़ का रिडक्शन हो जाए। उसके बाद इफ़ अ स्क्रीन शुड ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव वियर, मेटल पार्टिकल कुड बी इंट्रोड्यूस इनटू द ग्रेनुलेशन। अब स्क्रीन जो होती है वो इनर वॉल, हम उसको समझें किसी भी इक्विपमेंट के इनर वॉल में जो स्क्रीन लगी हुई होती है मेटल की होती है या किसी फाइबर की होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो ज़्यादा जो है पार्टिकल साइज रिडक्शन में इक्विपमेंट को मटेरियल यूज्ड होता है और उससे यदि इनर वॉल मेटल की ब्रेक हो जाए या स्क्रीन टूट जाए तो उसका भी कुछ मेटल कंटेंट पाउडर फॉर्म में जो है या पार्टिकल साइज़ के रिडक्शन के दौरान वो मटेरियल में एंटर कर सकता है, जो कि हार्मफुल है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ अ ब्रेक शुड occur, the fragment can be removed by passing the granulation through a magnetic device or the compressed tablet through a metal checking device. अब यदि अगर कोई मेटल का टुकड़ा उस फॉर्मुलेशन में या पार्टिकल साइज रिडक्शन के ड्यूरेशन में वो एंटर कर जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए या तो मैग्नेटिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं या तो फिर जो है मेटल चेकिंग डिवाइस उस टैबलेट के बैचेस के ऊपर अलाउ करते हैं, जिससे कि डिटेक्ट हो जाए कि किस पर्टिकुलर टैबलेट या किस पर्टिकुलर बैच के अंदर वो मेटल का टुकड़ा, स्क्रीन का टुकड़ा जो है एंटर कर चुका है। अब वो मेटल का टुकड़ा कहाँ से आ सकता है ये आप अगले वाले स्लाइड में देखें। ये इनर सरफेस आपको इस इक्विपमेंट की दिख रही होगी, ऑक्सीलेटिंग ग्रेनुलेटर। तो ये जो बॉक्स टाइप चैम्बर दिख रहा है उसके इनर साइड का पोर्शन हमने दिखाया है। अंदर एल्यूमिनियम का जो ये सेक्शन है, यदि यहाँ से कुछ मेटल ब्रेक होकर ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्टिकल्स, तो उस ड्यूरेशन में यदि कोई मेटल टुकड़ा आ जाता है तो उससे हमारी जो है टैबलेट ख़राब हो सकती है या हमारा फॉर्मुलेशन बिगड़ सकता है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
या इस तरीके की चीज़ें कुछ होती है कंपनी में, तो उसको सबसे पहले मेज़र्स पे ऑब्ज़र्व करना चाहिए। सेकंड जो इक्विपमेंट मेनली यूज़ होता है पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, वो है हैमर मिल। हैमर मिल आपने लैब में भी अपने कॉलेज में देखा होगा, और इसको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चैप्टर में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो उसके विषय पे हम लोग कुछ बातें यहाँ समझते हैं। हैमर मिल इज़ अ मिल हुज पर्पस इज़ टू sheared or crushed aggregate material into smaller pieces by the repeated blows of little hammers। ये हैमर्स मतलब जो है कि किसी तरह के हथौड़े का काम करता है, तो ये छोटे छोटे हथौड़े उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में होता है, और हम वहाँ से जो है मटेरियल पास करते हैं फॉर्मुलेशन वाला, जो कि ब्लेंड मटेरियल होता है आपके ड्रग और एक्सिपिएंट का। यदि हमें उसकी पार्टिकल साइज़ को कम करना है तो ये उसमें सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा इट विल यूज़ टू मिल dried granulations to a specific size distribution. They have a fairly rapid throughput, operated at a medium to slow speed during sizing to prevent overmilling। इसकी स्पीड को हम स्लो और फास्ट हमारे हिसाब से, हमारे फैक्टर्स के हिसाब से, हमारे पार्टिकल या मटेरियल यूज़ के हिसाब से हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म फीड रेट मस्ट बी मेंटेन to prevent a variable particle size distribution, so mechanically controlled feed mechanism can be used। हमें जो है एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करने के लिए फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह के का प्रॉब्लम ऑकर्ड या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन। उसके बाद जो है पासेज ऑफ हार्ड पीसेस ऑफ ग्रेनुलेशन कुड कॉज द स्क्रीन टू ब्रेक, सो स्क्रीन शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी हम पार्टिकल साइज़ की रिडक्शन के लिए प्रोसेस के लिए इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, हैमर मिल यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करने से पहले हम, और यूज़ करने के बाद अच्छी तरह अंदर देख लें मशीन के या इक्विपमेंट के कि किसी भी तरह के कोई ब्रेकेज या स्क्रीन का या मेटल का ब्रेक तो नहीं हुआ है, जिससे कि हमारी जो है प्रोडक्ट में वेरिएशन आए या किसी तरह का कंटामिनेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या मटेरियल में या ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन या ड्यूरिंग साइज रिडक्शन में वो ऑकर्ड हो जाए। इसके अलावा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय हैमर मिल में जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों से कंट्रोल होता है, तो वो है सबसे पहला वेराइंग द स्क्रीन साइज़ के ऊपर भी ये मोस्टली डिपेंड करता है। इसके अलावा स्पीड ऑफ द मिल, अगर मिल की स्पीड हमने यूनिफॉर्म रखी है तो एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी या और क्वालिटी में हमें पार्टिकल साइज़ का रिडक्शन मिलेगा। अगर ये स्पीड को हमने कम ज़्यादा किया तो उस हिसाब से ही जो है हमारा पार्टिकल साइज़ का रिडक्शन अल्टीमेटली वहाँ इक्विपमेंट में परफॉर्म्ड होगा। थर्ड, द टाइप एंड नंबर ऑफ हैमर ब्लेड्स यूज, कितनी हम हैमर ब्लेड्स उस इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे पार्टिकल साइज़ को हमें कितने डायमेंशंस तक ले जाना है, ये डिपेंड करता है हमारी फॉर्मुलेशन पे। इसके अलावा द रेट ऑफ मटेरियल फीड, क्लियरेंस बिटवीन द हैमर एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स, कभी कभी होता है जो ग्राइंडिंग प्लेट्स होती है और जो हैमर्स होता है इस इक्विपमेंट में, उनके बीच में साइज़ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कुछ पाउडर्ड फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो अडेयर हो जाते हैं ब्लेड्स के आसपास, तो हमें हर प्रॉपर टाइम इंटरवल में ब्लेड्स को और ग्राइंडिंग प्लेट्स को और हैमर मिल के अंदर इक्विपमेंट्स में जो छोटी मशीनरीज होती है उनको भी साफ़ करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है हीट रेजिस्टेंस, यदि वो मशीन कंटिन्यूसली बैच वाइज प्रोडक्शन कर रही है या कंटिन्यूसली बैच वाइज पार्टिकल्स के साइज रिड्यूस कर रही है तो हीट एनर्जी भी लिबरेट होती है, और हीट एनर्जी से कभी कभी हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं अगर उनकी साइज़ कम ज़्यादा हो गई तो वो पार्टिकल भी डस्ट फॉर्म में या तो बाहर लिबरेट होंगे या फिर अंदर एडहेर होंगे, और हीट एनर्जी से कुछ मेटल का भी ब्रेक अंदर स्क्रीन का हो सकता है, तो ये कुछ कंटामिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, इसलिए हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा साइज़ ऑफ स्क्रीनिंग ओपनिंग, इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम थर्ड डिवाइस की जो कि मेनली यूज़ होता है, वो है मैकेनिकल सीविंग डिवाइस। मैकेनिकल सीविंग डिवाइस मतलब ये इसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लग रहा है, ये मैकेनिकली सीव स्टेप बाय स्टेप रखी जाती है, और ये पूरा चैम्बर जो है इनक्लोज्ड होता है, जैसे कि हम ये नेक्स्ट पिक में देखेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। द ग्रेनुलेशन विच हैव पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू द डिज़ायर्ड रेंज only requires that a small amount of agglomerates be broken down। ठीक है, ग्रेनुलेशन जिसमें कि पार्टिकल साइज किसी एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रेंज के लिए ही चाहिए,
एक ही साइज़ का यूनिफॉर्म कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो है मैकेनिकल सीविंग डिवाइस का उपयोग में लेते हैं, जिसमें कि हमें ज़्यादा मेहनत और ताकत ना लगाना पड़े, बड़े बड़े एग्लोमरेट्स को हम पहले डिटेक्ट करके ऑब्जर्व करके अलग कर दें। फॉर दिस मटेरियल we can either be subjected to a screening operation or by pass through a mechanical sieving operation. इसका एडवांटेज ये है कि देयर इज़ नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस, सो मेटल कंटामिनेशन इज रिड्यूस्ड, throughput is rapid because of the enclosed nature of the equipment, little dust is created, and the material will be consequently material losses are low and exposure of personal to dust is minimized. मैकेनिकल स्विंग में हमें काफ़ी सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे कि मेटल का कंटामिनेशन नहीं होगा, मेटल ब्रेक होने के चांसेस कम है इक्विपमेंट के अंदर। इसके अलावा जो भी डस्ट मटेरियल डेवलप होगा तो वो एक चैम्बर के अंदर ही होता है और सीधा जो है हमारे कैरियर कंटेनर में आ जाता है, और जो भी यूनिफॉर्म साइज़ हमें चाहिए वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म साइज़ ही उस सीव से पास होकर उतनी ही साइज़ का पार्टिकल हमें अवेलेबल हो जाता है। और जो बड़े बड़े जो एग्लोमरेट्स हैं या कुछ दल्ले हैं या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो वो पहले ही सीव में जो है अलग हो जाते हैं। ये पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल सीविंग डिवाइस। इसके अलावा जो फोर्थ डिवाइस है वो है आपका स्क्रीनिंग डिवाइस। सिंगल एंड डबल डिक वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन्स आर डिजाइंड for screening of powders. These machines are simple and robust in construction. The vibrating screens are also available within a magnetic system to remove fine iron contamination from products like chemicals, pharmaceuticals and food products etc. ये सीविंग डिवाइस आपने मेनली कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा, जिससे हम बालू रेती को छानते हैं। आपने वो एक सिंगल जाली देखी होगी, और जो है गेहूँ चावल की जो खेती करते हैं तो उसमें भी जो ये लोग उसको यूज़ में लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सीव डिवाइस है वो भी कंपनी में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आपका किसी भी तरीके का मेटल कंटामिनेशन नहीं हो रहा। दूसरा जो है बड़े साइज़ के पार्टिकल्स उनको हम इजीली ऑब्जर्व करके डिटेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से वो होता है एक सिंगल डेक वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन और एक डबल डेक वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन। अच्छा, लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स का क्या यूज़ होता है पार्टिकल साइज रिडक्शन में? ये फ्लो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो जिससे कि हमारा जो मटेरियल है, जो ब्लेंडेड मटेरियल है जिसमें एक्सिपिएंट और ड्रग इन्वॉल्व है, तो उसको इजी रेट में वो फ्लो होते हुए उस मशीन में या उस इक्विपमेंट में हमारे यूनिफॉर्म कंटेंट साइज़ के हिसाब से ही पार्टिकल का साइज़ रिडक्शन में हेल्प हो जाती है। इसलिए हम लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में क्या यूज़ इनका? इन लेबोरेटरी एडेड डायरेक्टली टू द फाइनल ब्लेंड, और in scallop technique it will added to the dried granulation during the sized operation. For third point, this is done because some of these additives tend to agglomerate when added in large quantity to the granulation in a blender. यदि अगर इनकी क्वांटिटी में थोड़ा सा भी इजाफा हो गया तो ये लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स जो हैं छोटे छोटे एग्लोमरेट्स को डिज़ाइन कर देते हैं, लम्स क्रिएट कर देते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड हो सकते हैं, और वो इक्विपमेंट में पार्टिकल साइज रिडक्शन के प्रोसेस की ड्यूरेशन में हमें कंटामिनेशन या किसी तरह के लंप दिखाकर पूरा जो है आपका टैबलेट फॉर्मुलेशन को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स आर नॉट ओवर मिक्सड और अंडर मिक्सड। लुब्रिकेंट्स जो है हम ना तो ओवर मिक्स कर सकते हैं ना ही अंडर मिक्स कर सकते हैं। ये स्केलअप टेक्निक में ग्रेनुलेशन की प्रोसेस के दौरान ही ऐड किया जाता है, और लैब में जो है फाइनल जब ब्लेंडिंग हो जाती है उस ड्यूरेशन पे हम इसे ऐड करते हैं। आज के लेक्चर के लिए जो रेफरेंस मैंने लिया है वो है आपका लैकमैन बुक से और दूसरा google.com से। इसके अलावा जो है जनरल्स काफ़ी सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और PDF फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और कॉलेज में भी अवेलेबल हैं। आप जब भी फ्री हों आप बुक्स इशू करवाएं कॉलेज आके, और नेट पे भी इसको जो है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़ के नाम से इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में यूनिट फर्स्ट में पायलट प्लांट स्केलअप टेक्निक में आप इसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।